एवरीवन, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। और मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्विक लर्निंग ऑफ आवर चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, आपको ये बात पता होगी कि वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। और हम अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स से भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, इन द फॉर्म ऑफ एग। और हम मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइक चीज़, लाइक बटर, लाइक घी। तो ये सारे हमारे क्या हैं? हमारे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता कैसे है, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं बॉडी के अंदर। तो बच्चों, करें स्टार्ट हमारे चैप्टर की क्विक लर्निंग। तो बच्चों, तो एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड नेसेसिटीज़ के लिए किस पे डिपेंड हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। एनिमल्स फूड लेते हैं और हम जो फूड लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। हम मुंह से खाना खाते हैं और हमारी जो बॉडी है वो उसे डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करती है हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारी लंग्स क्यों हेल्दी रहते हैं? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें टाइम टाइम पे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सुबह दोपहर शाम को जब हम खाना खाते हैं तो वो उस खाने के न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। वो हमारे खाने को यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग है वो चलती रहती है। तो बच्चों, अब देखिए डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है, हम देखो अपने मुंह से बड़े बड़े बाइट खाते हैं, वो बड़े बड़े बाइट हमारे पेट में चले जाते हैं, फिर उस बड़े बड़े बाइट्स के या वो उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हमारा पेट छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सके। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो छोटे छोटे सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास एनिमल है, उनका फूड जो है वो किस तरीके से लेते हैं और मेथड ऑफ फीडिंग है। तो जो बच्चों स्नेल है वो ग्रास खाती है विद द हेल्प ऑफ च्यूइंग, और जो आंट है वो स्क्रैपिंग की हेल्प से इंसेक्ट खाती है। फिर है बच्चों हमारे पास ईगल। ईगल क्या करता है? ईगल फ्लैश को स्वेलो करता है। ईगल क्या करता है? फ्लैश की स्वेलिंग करता है। फिर आता है हमिंग बर्ड, जो सकिंग से क्या खाता है? नेक्टर। तो हमिंग बर्ड क्या करता है? सकिंग करता है नेक्टर की। फिर हमारा लाइस हो गया, जुएं। सिर में जुएं देखी होंगी आप लोगों ने, कि किसी ना किसी बच्चे के होती होंगी। तो जो लाइस है, मॉस्किटोज हैं, गर्मियों के टाइम मॉस्किटो बाइट करते हैं ना हमारी स्किन को, वो हमारा खून पीते हैं। तो वो क्या करते हैं? लाइस हो गया, मॉस्किटो हो गया, वो क्या करते हैं बच्चों? ब्लड सकिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? ब्लड सकिंग करते हैं। फिर आती है हमारी बटरफ्लाई, जो क्या करती है? नेक्टर सकिंग करती है। वो क्या करती है? नेक्टर की सकिंग करती है। और जो हाउस फ्लाई होती है वो ब्रेन की हेल्प से क्या करती है? मैटर को डिके करती है। तो ये हमारे एनिमल हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बाय डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो बच्चों, हम जो फूड खाते हैं उसका ह्यूमन में भगवान जी ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम फिट करके भेजा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो जो फूड हम खाते हैं बच्चों वो सीधा हमारे किस में जाता है? स्टमक में जाता है, जहाँ पे उसकी क्या होती है? डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पे उसको
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज किया जाता है। फिर बॉडी जो है वो उन सिंपलर सब्सटेंसेस को, उन विटामिन ए, विटामिन सी को यूज करती है जो हमें न्यूट्रिएंट फूड ने प्रोवाइड किए होते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज करती है। और जितना हमारा अनयूज्ड फूड रह जाता है, आप सुबह जाते हो ना फ्लश, तो वो क्या होता है कि जितना हमारा अनयूज्ड फूड रह जाता है वो सुबह हम जाके फ्लश आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सुबह सुबह पेट साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है तो बच्चों आपको इस अनयूज्ड फूड की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से डेवलप है कि जो फूड हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया उसको तो वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देती है, और जो फूड हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं किया उसे हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी देखिए जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ, यानी हमारी बकल कैविटी, जहां से हम खाना खाते हैं। फिर आती है बच्चों हमारी फूड पाइप, जहां से हमारा खाना स्टमक के अंदर जाता है। तो उसके बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे खाने का अच्छी तरीके से डाइजेशन करा जाता है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में आता है एनस, जहां से पूरे खाने को जो अनयूज्ड फूड था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, या आप ये कह सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बच्चों इसकी फिगर देखिए, हम देखते हैं ये हमारी क्या है, माउथ यानी बकल कैविटी। ये क्या है, माउथ यानी बकल कैविटी, जहां से हम फूड को लेते हैं। और ये क्या है, हमारी फूड पाइप है, यानी ऑसोफेगस। ठीक है, फिर ये जो फूड पाइप कहाँ कनेक्टेड है बच्चों, ये स्टमक में कनेक्टेड है, यहाँ पे स्टमक है। फिर उसके बाद आती है हमारी ये आपको कॉइलिंग दिख रही है ना, ये वाली कॉइलिंग, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो इसके बाहर ये वाली जो कॉइलिंग है ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लास्ट में ये लार्ज इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है एनस के थ्रू। ये रहा हमारा एनस। ठीक है, जहां से हमारा जो अनयूज्ड फूड है उसे बॉडी बाहर निकाल देती है। अब देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल के साथ 3 ग्लैंड्स कनेक्टेड होती हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे लीवर, पैनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये जो हमारे लीवर, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज करती हैं जिससे हमारे खाने की डाइजेशन हो सके। तो जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो ह्यूमन सैलिवा यानी कि लार, थूक जो है उसको जनरेट करती हैं। इसीलिए हमारे मुंह के अंदर ही 20% तक खाने का डाइजेशन हो जाता है। हमारे मुंह में ही खाना जो है वो मॉइस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड पाइप के थ्रू जो स्टमक में आ जाता है। ठीक है, तो कितनी ग्लैंड्स हैं हमारी जो हमारे एंजाइम्स रिलीज करती हैं, लीवर, पैनक्रियास एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो इसके बाद आता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई और एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और यही हमारी बॉडी में खाने का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो इनकी हेल्प से मिलकर हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो क्या है, हमारा मुंह यानी हमारी बकल कैविटी, जिसके थ्रू हम खाना अंदर लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं बच्चों, उसे मुंह के थ्रू खाया जाता है, और हमारे भगवान जी ने दांत दिए हुए हैं जो हमारे खाने को जोर जोर से चबाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि वो मुंह के अंदर ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए। ताकि अभी देखो आप बड़े बड़े निवाले खा लेते हो तो क्या होता है कि कई बार आपकी फूड पाइप में वो खाना फंस जाता है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए हमें छोटे छोटे निवाले ज़्यादा चबा चबा कर खाने चाहिए, च्यू कर करके खाने चाहिए। अब देखो जो ये हमारा फूड है वो किसकी हेल्प से च्यू होता है, विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ स्लैविया, with the help of tongue। ठीक है, स्लाइवा, टीथ एंड टंग की हेल्प से हम अपने फूड को च्यू करते हैं। और ये जो प्रोसेस है खाने को खाने की,
है ना, फूड को अंदर ले जाने की जो प्रोसेस है बच्चों, उसे बोला जाता है इंजेशन। उसे क्या बोला जाता है? इंजेशन। तो ये जो हमारी स्लेविया ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? मुंह में थूक या लार जो है उसको जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से वो जो ह्यूमन स्लेविया होता है वो क्या होता है? वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। तो जो ह्यूमन स्लाइवा होता है वो फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड को मॉइस्ट करता है और हमारा जो फूड होता है उसमें जो स्टार्च होती है उसको ब्रेक कर देता है। फिर जो हमारे मुंह में जीभ होती है, टंग होती है ना, वो क्या करती है? उसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो हमें टेस्टी टेस्टी खाना बताते हैं। इसमें मसाला कम है, इसमें मसाला ज़्यादा है, ये तो बहुत यमी आइसक्रीम थी, हम बोलते हैं ना। तो वो जो यमी बोलते हैं वो किसकी हेल्प से बोलते हैं? टंग की हेल्प से, क्योंकि हमारी टंग के ऊपर क्या होते हैं बच्चों? टेस्टी बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और सिर्फ जो हमारी टंग है वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं बनी है, वो हमारे खाने को स्वेलो करने के लिए भी बनी है। हम खाने की स्वेलिंग भी उससे करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो जीभ है, जो हमारा मुंह है, वो हमारी बोलने में भी हेल्प करता है। हम जीभ और मुंह की हेल्प से ही बोल पाते हैं। फिर आते हैं हमारे दांत, टीथ। टीथ बच्चों कैसे होते हैं? टीथ होते हैं हमारे दो तरह के, एक होते हैं मिल्क टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। जब आप छोटे थे, बिल्कुल छोटे, मान लो कि 1.5-2 साल के थे, तो जो पहली बार हमारे दांत आते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। तो वो हमारे बहुत सॉफ्ट दांत होते हैं। लेकिन जब हम छोटे, यानी कि 1.5-2 साल से 8 साल तक की एज की हमारी होती है, तब तक वो दांत हमारे साथ रहते हैं। फिर दूध के दांत टूटते जाते हैं और हमारे परमानेंट दांत आते हैं, जिनकी केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टूट गए तो ये दोबारा नहीं आएंगे। अभी जो आप लोगों के टीथ है ना, वो परमानेंट टीथ हैं बच्चों, और ये कई बार ओल्ड एज होने की वजह से या कई बार खराबी की वजह से इनके अंदर टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये टूट सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं टूटते, ये परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो टीथ हैं उसके अंदर 4 तरह के बेसिकली टीथ होते हैं, हमारे मोलर दांत, प्रीमोलर, कैनिन एंड इंसिजर। इनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिल्क टीथ जो हमारे दूध के दांत होते हैं, जो 2 साल की एज में आते हैं और 8 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक हमारा साथ निभाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो दूध के दांत टूट जाते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, जो हमारा बुढ़ापे तक साथ निभाते हैं। अब कई लोग क्या होते हैं, ब्रश नहीं करते टाइम टाइम पे, अपने दांतों की देखभाल नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारे दांत जो हैं बच्चों उनमें डिके होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअल डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हो, शुगरी आइटम ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाते हो, मीठी मीठी चीज़ें, टॉफ़ियाँ, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो दांत हैं उनमें कीड़ा लग जाता है, कई बार उनमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके दांतों में दर्द हो सकता है, आपको ठंडा और गर्म खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों ये एक बड़ा रीज़न है टूथ डिके का। तो टूथ डिके कई बार क्या होता है कि हम अपने दांतों की देखभाल प्रॉपरली नहीं करते, कोई फूड आइटम उसके बीच में रह गई। कई बार क्या होता है बच्चों कि हमारे मुंह में एसिड जनरेट हो जाता है, उस एसिड की वजह से भी हमारा जो टूथ डिके है वो होना स्टार्ट हो जाता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कैंडीज खाते हैं, तो उनकी वजह से, जो मीठे की वजह से उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो बच्चों टूथ डिके से बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब भी कुछ खाते हो तो साथ के साथ कुल्ला करो, और रात को ब्रश करके सो, सुबह उठ के ब्रश करो। अगर आप ऐसे रूल्स फॉलो करोगे तो आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, वरना आप बुढ़ापे से पहले ही टूथलेस हो जाओगे, आपके दांत ही नहीं रहेंगे। फिर आप ना तो अच्छा खाना खा पाओगे, ना ही आप अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, और तो और आप क्यूट भी नहीं दिखोगे, ठीक है। फिर आती है हमारी फूड पाइप यानी ऑसोफेगस। तो फूड पाइप क्या है? फूड पाइप हमारी स्टार्ट होती है नेक के यहाँ से हमारे स्टमक तक, एंड कहाँ होती है? स्टमक तक एंड होती है। हमारा सारा खाना, जो भी हम खाना खाते हैं, वो सारा का सारा फूड पाइप के थ्रू जो है वो स्टमक तक जाता है, और हमारा खाना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग जो खाना खाते हैं वो सीधा स्टमक के अंदर चला जाता
जाता है। लेकिन कई बार आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हो, उल्टा पुल्टा खाना खा लेते हो और किसी घटिया से शॉप का घटिया सा खाना खा लेते हो जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किए होते, जिसकी वजह से आपको वॉमिट्स हो जाती हैं। तब हमारा खाना जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो लेकिन एक ही डायरेक्शन है खाने की, क्या है वो? डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट जब हम बहुत गंदा सा खाना खा लेते हैं जिस हमें वॉमिट्स हो जाती हैं, तब हमारा खाना अपवर्ड डायरेक्शन में भी आ जाता है। फिर है बच्चों हमारा स्टमक। स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है और सबसे ज़्यादा खुला पार्ट है जहाँ पे हमारा सारा खाना कलेक्ट होता है। और हमारा जो स्टमक है बच्चों, उसमें 3 लाइनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? इनर लाइनिंग्स होती हैं। एक होती है म्यूकस की, एक उसमें जनरेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होते हैं डाइजेस्टिव जूस। जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक को एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रोवाइड करता है, वरना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से हमारा टमी जल सकता था। लेकिन भगवान जी ने हमें एक म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड की है जिससे हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों? वो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स के अंदर, उन्हें मार देता है। कई बार हम लोग मान लो आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो वो बैक्टीरियाज अंदर चले जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। और फिर आते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूस, जो हमारी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेस्टिव जूस हमारे क्या करते हैं? प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर आती है बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? हाईली कोइल्ड। मैंने आपको दिखाया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी थी। ये देखो, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एनस है, इसके बीच में इस तरीके से एक लाइनिंग होती है, दिख रही है ना आपको? ये जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए छोटी है, बट उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6.5 टू 7.5 मीटर तक होती है। ठीक है, बड़े लोगों में 7.5 मीटर और जिनकी लेंथ कम होती है उनमें 6.5 मीटर तक लेंथ होती है। और बच्चों जो हमारे लीवर और पैनक्रियास ग्लैंड हैं, लीवर और पैनक्रियास ग्लैंड हैं, वो भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो किसमें करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी फूड की डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और डांस कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, फैटी एसिड्स को फैट्स में कन्वर्ट कर देती है और हमारे प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहने के लिए छोटी है, बट वो बड़ी इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा लंबी है, जिसकी लेंथ कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर टू 7.5 मीटर। ठीक है, और इसमें जितने भी जूस पैनक्रियाज और लीवर रिलीज करता है वो सारे के सारे किस में जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ही प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करती है? फैट में कन्वर्ट करती है। फिर है बच्चों हमारा लीवर। लीवर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड है पूरे ह्यूमन बॉडी में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये एक जूस रिलीज करती है जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। याद रखिएगा, ये बाइल जूस रिलीज करता है कौन? लीवर। तो हमारा लीवर कौन सा जूस रिलीज करता है? बाइल जूस, जो कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में। और ये जो बाइल जूस होता है वो फैट्स की डाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ही फैट की डाइजेशन होती है। ठीक है, बाइल जूस ही फैट की डाइजेशन करता है।
फिर है बच्चों पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होती है? ये एक क्रीम कलर ग्लैंड होती है, ये देखो दिख रही है ना आपको, ये हमारी क्या है? पैनक्रियास। ठीक है, ये हमारी क्या है? पैनक्रियास। और ये क्या रिलीज करती है? पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या रिलीज करती है बच्चों? पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारी हेल्प करता है फैट्स की डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में और प्रोटीन की डाइजेशन में। तो जितने भी हमारे पैनक्रियास हो गया, लीवर हो गया, ये हमारी हेल्प करते हैं फैट्स की डाइजेशन के लिए। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाइजेशन फैट की ही होती है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को इजीली डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है, बट फैट की डाइजेशन जो है वो काफ़ी टाइम लेती है। फिर बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे करती है? अब देखो हम एब्जॉर्प्शन होता क्या है, पहले तो हम एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे फूड को ब्लड वेसल्स में भेजती है। हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो हमने फैट्स देखी, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, उनको किस में मिक्स करती है? ब्लड वेसल में। तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एक पतली सी लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर जिसे हम कहते हैं विली, जिसे हम क्या कहते हैं? विली, जो एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये क्या काम आती हैं? ये काम आती हैं इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया। हम इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इससे इंक्रीज कर सकते हैं बाय, ताकि एब्जॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज हो सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने को यूटिलाइज कर सकें। इसीलिए इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? विली, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी से डाइजेस्टिव जो हमारा खाना होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो ब्लड वेसल्स में एंटर करता है ताकि वो पूरी बॉडी को पहुंचाया जा सके, हम पूरी बॉडी को वो खाना पहुंचा सकते हैं। फिर है बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है? जिससे पूरी बॉडी हमारा जो खाना है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, उनको यूज करती है, उनको क्या करती है? यूज करती है। उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी, ह्यूमन बॉडी यूजेस द डाइजेस्टेड फूड, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एसिमिलेशन कहते हैं। फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि अगर हमारा कोई खाना बच गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, स्मॉल इंटेस्टाइन से बच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई, तो वो खाना कहाँ एंटर हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। और ये एक वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ ओनली कितनी होती है? 1.5 मीटर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बच्चों? 6.5 टू 7.5 मीटर होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर को और सोल्ट को एब्जॉर्ब करना। अगर हमारा जो खाना है ना, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, जितना भी हमारा खाना अनडाइजेस्टेड बच गया, उसमें से वाटर और सोल्ट को एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और बचा हुआ खाना एनस को भेज दिया जाता है ताकि बॉडी वेस्ट के अंदर उसे बाहर निकाल दिया जाए। जितना भी खाना बच गया उसे एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आता है बच्चों इजेशन की प्रोसेस। इजेशन की प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट फूड, जितना भी वेस्ट फूड था उसे बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस। ठीक है, अब है बच्चों, अब डायरिया क्या होता है? डायरिया क्या होता है? जिसके अंदर हमारा जो स्टूल्स है, जो हमारे आप स्टूल है, वो कैसा हो जाए? बिल्कुल वाटरी टाइप का हो जाए। ठीक है, कई बार आपको लूज मोशन लग जाते हैं, वो कैसी कंडीशन होती है? डायरिया की कंडीशन होती है। अ कंडीशन व्हेन वाटरी स्टूल अपीयर फ्रिक्वेंटली, जब आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है और आपको लूज मोशन लग चुके हैं, वो कैसी कंडीशन होती है बच्चों? डायरिया की कंडीशन होती है। तो क्या होता है कि जब आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बार बार लूज मोशन लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी से पानी की कमी हो जाती है। आप कैसा फील करते हो? डिहाइड्रेटेड। और कई बार इस केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इससे वाटर का एक्सटेंसिव लॉस होता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए क्या किया जाता है? ORS प्रोवाइड किया जाता है। ORS एक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जिसको एक बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है। इसको ORS को एक चुटकी लगा लो, एक चम्मच लगा लो, काफ़ी
उसके पानी के अंदर इसको बॉईल किया जाता है और उस पेशेंट को जिसको डायरिया की प्रॉब्लम है उसे आधे घंटे 1 घंटे में बार बार पीने के लिए कहा जाता है। उसे बार बार पीने के लिए कहते हैं ताकि उसकी डायरिया से छुटकारा मिल सके उसे। ठीक है, फिर है बच्चों हमारी काऊ। काऊ में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है? तो काऊ आपको मालूम होगा काऊ क्या करती है। काऊ सिर्फ ग्रास खाती है। काऊ क्या करती है? ग्रास और ग्रीन प्लांट्स खाती है। तो बच्चों वो क्या करते हैं? वो अपने खाने को चबाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ स्वेलो करते हैं। गाय, जो हमारी गायें हैं वो अपने खाने को चबाती नहीं है, वो सिर्फ क्या करती है? स्वेलो करती है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो ये गाय की स्ट्रक्चर है वो कैसा है? एक सैक लाइक, एक बोरी के जैसा स्ट्रक्चर है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बच्चों? सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो फूड पाइप है, आप ध्यान से देखो, ये काऊ की फूड पाइप है और ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बीच में एक बोरी जैसी स्ट्रक्चर इसके पास है। और बच्चों जो गाय हैं, भैंस हैं, वो अपना खाना चबाते नहीं हैं, वो सिर्फ उस खाने को निगलते हैं। वो क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं। और ये जो खाना है वो कैसा होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, क्योंकि वो खाते चबाते तो है ही नहीं, वो सिर्फ क्या करते हैं? उसको अपने पेट में डालते जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो वो जो खाना है वो कैसा होता है? पार्शियली डाइजेस्टिव होता है। तो वो कैसा रहता है हमारा? वो इन द फॉर्म ऑफ र्यूमन स्टोर हो जाता है। वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? र्यूमन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कड। ठीक है, देखो ये हमारी काऊ का क्या है? माउथ। ये क्या है? ये फूड पाइप है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके पास एक रेटिकुलम है, एक ओमासम है और बाद में लास्ट में क्या है? इंटेस्टाइन है। ये हमारी फूड जो काऊ है उसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहां पे आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा। हमारे पास बच्चों अलग अलग, देखो जो ये हमारे फेफड़े हैं इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर सैल्मोनेला सेप्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों इनमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो भी पाए जाते हैं। कई हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कई हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, तो वो हमें डिसीज दे जाते हैं, हमें बीमार कर जाते हैं। फिर है बच्चों र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो गाय घास खाती है तो उनके ना वाइट वाइट कलर की लार आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो वाइट वाइट मतलब वाइट वाइट कलर के जो लिक्विड है उसे मुंह के थ्रू बाहर करते हैं। तो वो क्या होता है? र्यूमिनेशन होता है। तो ये जो कड है वो रिटर्न उनके माउथ पे आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? र्यूमिनेशन। एंड उसके बाद आता है र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स क्या होता है कि जो एनिमल्स खुद पहले तो फूड स्वेलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके चबाते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? र्यूमिनेंट कहते हैं बच्चों। और जो हमारे जैसे गाय होगी, भैंस हो गई, ये क्या करते हैं? ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बच्चों सेल्यूलोज के डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में एंजाइम्स का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर है बच्चों अमीबा में डाइजेशन। अमीबा में फीडिंग कैसे होती है और अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है? बच्चों अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। अमीबा जो है, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया, अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। अमीबा इज यूनिसेल्यूलर। अमीबा कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, एक साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। और उसके पास क्या है? राउंड और स्मॉल वैक्यूल्स हैं जो पूरे अमीबा में प्रेजेंट हैं। अब अमीबा अपनी शेप कभी भी कैसे भी चेंज कर सकता है। कभी वो आपको ऐसा दिखेगा, कभी वो आपको ऐसा दिखेगा। वो कभी भी अपनी शेप को चेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। और अमीबा के पास फॉल्स टीथ होते हैं जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, जो खाने को डाइजेस्ट करने में अमीबा की हेल्प करता है। तो अमीबा जब भी खाने को लेता है तो वो क्या करता है कि मान लो यहाँ पे एक खाना आ गया,
ठीक है, यहाँ पे खाना आ गया। तो अमीबा अपनी शेप कुछ इस तरीके की बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोल्स टीथ बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर जो इसका खाना है, जो फूड है, उसको इनटेक कर लेता है। तो आपको अमीबा की डाइजेशन समझ में आई कि अमीबा के अंदर अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और जिसकी वजह से वो अपनी शेप और कैसे भी चेंज कर सकता है, और उसके पास फॉल्स टीथ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये जो स्यूडोपोडिया है वो उसकी हेल्प करता है खाने को इनटेक करने के लिए, और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर, उसकी सेल के अंदर बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो उस खाने को डाइजेस्ट करने में अमीबा की हेल्प करते हैं। फिर अमीबा उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, और जो उसने फूड को एब्जॉर्ब किया है उसको यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो आपको मैं रिप्रोडक्शन भी दिखा देती हूं अमीबा का। तो अमीबा जैसे ये था, इसके बाद क्या होगा कि अमीबा में सेल डिवीजन होगी। ठीक है, अमीबा में क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। अमीबा जो है वो 2 छोटे अमीबाज में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ के लिए इस खाने को यूज करता है, और अमीबा अपने वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड भी जो है वो सीक्रेट आउट करता है। बच्चों, ये पूरी धरती का नियम है, प्रकृति का असूल है कि अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पे जो खाने का इनटेक करता है, वो अनयूज्ड अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट को बाहर भी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड पोटी। ठीक है, तो वो खाने को बाहर भी निकालता है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे बकल कैविटी और सेगोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे पास क्या होता है, एनस, जो क्या करता है, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। और ये मेन इनका काम क्या है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करना। फिर हमारे पास क्या है, ह्यूमन स्लेविया है, लीवर है, पैनक्रियास है। पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है ताकि हमारी जो फैट है उसे डाइजेस्ट किया जा सके। अब देखो बच्चों, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। हमने 5 स्टेप पढ़े ना, कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन यानी फूड पार्टिकल्स को खाना, डाइजेशन यानी उनको अच्छे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, एब्जॉर्प्शन यानी उनका यूटिलाइज करना, उनको अच्छे तरीके से ब्लड के अंदर मिक्स करना, एसिमिलेशन यानी उनको यूटिलाइज करके हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी बनाना, इजेशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन कहाँ पे होता है, उनका डाइजेशन होता है हमारे बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो ह्यूमन स्लेविया होता है वो उसमें मिक्स होता है, उसको मॉइस्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो बाइल जूस होता है वो लीवर से सीक्रेट होकर कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर में आता है। फिर पैनक्रियास जूस पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। फिर हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट होते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद वो खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस प्रेजेंट होते हैं, वो जो उस खाने को और भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और खाने का एब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाकी बॉडी के पार्ट्स तक। वाटर और जो साल्ट हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते खाने से, उनको कहाँ पे भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। और जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता उसे हम क्या करते हैं, एनस के थ्रू फ्लश आउट कर देते हैं। फिर जो हमारी काउज हैं, बफेलोज हैं, डियर्स हैं, वो कैसे एनिमल हैं, वो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, क्योंकि वो क्या खाते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं, लेकिन वो उसे चबा चबा कर नहीं खाते, वो सिर्फ उस खाने को निगल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में जाकर वो कड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो गाय हैं उनके मुंह से वाइट वाइट कलर की झाग निकलती रहती है।
फिर आता है हमारा अमीबा। अमीबा क्या करता है? अमीबा जो है अपना फूड फॉल्स टीथ यानी स्यूडोपोडिया की हेल्प से एंटर करवाता है अपनी बॉडी के अंदर। फिर उसका जो फूड है वो वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अमीबा को अपनी फंक्शनिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा कंप्लीट चैप्टर डाइजेशन के बारे में। आई होप आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ग्रेट जीनियसेस के साथ।